बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के इस लेक्चर में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने लगे हैं। इवन कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि पूरे ओवरऑल इनकम टैक्स में जितनी भी लेक्चर्स है, जितने भी टैक्स प्रोविजंस हम कवर करेंगे, उन सारे टैक्स लेक्चर्स में, उन सारे प्रोविजंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे क्रूशियल लेक्चर है, वो आज का ये लेक्चर होने वाला है। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। टैक्स रिजीम्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन टैक्स रिजीम का मतलब क्या है? टैक्स रिजीम का मतलब है टैक्स चार्जेबिलिटी। यानी कि जब कोई अमाउंट, जब कोई इनकम, जब कोई रिसिप्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अम्ब्रेला में फॉल करेगी, तो इस पे किस तरह से टैक्स चार्ज किया जाएगा, इसकी चार्जेबिलिटी का क्या मैकेनिज्म होगा, ये बेसिकली हम इस आज के लेक्चर में कवर करने लगे हैं। और इस लेक्चर की या इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि इस लेक्चर में या इस टैक्स रिजीम के कॉन्सेप्ट में आपको ये बात समझ आएगी कि ओवरऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है, ओवरऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस काम किस तरह से करता है। जब भी कोई अमाउंट, जब भी कोई इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अम्ब्रेला में फॉल करेगी, तो किस मैकेनिज्म या किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस इनकम के ऊपर, उस रिसिप्ट के ऊपर टैक्स चार्ज या टैक्स इंपोज किया जाएगा। सेकेंडली, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू देगा। हम इनकम टैक्स के एरिया को किस तरह से कवर करेंगे, किस सीक्वेंस में लेके चलेंगे, क्या हमारी प्रायोरिटीज होगी, वो सारा चीजें आपको इस कॉन्सेप्ट में, इस टैक्स रिजीम के एरिया में समझ आ रहा होगा। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक हमें बर्ड्स आई व्यू देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई अमाउंट, जब भी कोई इनकम, जब भी कोई अमाउंट, जब भी कोई इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अम्ब्रेला में फॉल करेगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत चार्जेबल टैक्स होगी, तो उसे ब्रॉडली तीन में किसी एक रिजीम में कैटेगराइज किया जाएगा। उसे ब्रॉडली तीन में से किसी एक रिजीम में क्लासिफाई किया जाएगा। या तो आपकी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम एनटीआर में फॉल करेगी, या आपकी इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम एमटीआर में फॉल करेगी, या आपकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम एफटीआर में फॉल करेगी। ये तीन डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, ये तीन डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज या इंपोज किया जाता है। अब तीनों रिजीम्स में इनकम की क्लासिफिकेशन के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और तीनों रिजीम्स में इनकम की क्लासिफिकेशन के बाद डिफरेंट तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है। तो जब भी कोई अमाउंट, जब भी कोई इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत चार्जेबल टैक्स होगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अम्ब्रेला में आएगी, उसे हम ब्रॉडली तीन में से किसी एक जगह पे डेजिग्नेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। नंबर वन, नॉर्मल टैक्स रिजीम एनटीआर। नंबर टू, मिनिमम टैक्स रिजीम एमटीआर। एंड नंबर थ्री, फाइनल टैक्स रिजीम एफटीआर। अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम का जो एरिया है, इसको हम फर्दर सब क्लासिफाई करते हैं इनटू प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम पीटीआर और सेपरेट टैक्स रिजीम एसटीआर। यानी फाइनल टैक्स रिजीम में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हमने करनी है, आइदर प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम पीटीआर और सेपरेट टैक्स रिजीम एसटीआर। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल टैक्स रिजीम की पहली कैटेगरी, सेपरेट टैक्स रिजीम की एसटीआर के हवाले से। फाइनल टैक्स रिजीम की सेपरेट टैक्स रिजीम कैटेगरी में हमारे पास वो इनकम फॉल करती है जिसके हवाले से लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली कह दिया, लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली इंपोज कर दिया कि इन इनकम्स को आपने हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम में ही चार्जेबल टैक्स करवाना है। तो कहता है इनकम दैट आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज टैक्सेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। वो इनकम जिसके बारे में लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली कह दिया कि इन इनकम को आपने हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम, हमेशा सेपरेट टैक्स रिजीम में ही टैक्स करवाना है, उसे हम एफटीआर की एसटीआर कैटेगरी में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड इनकम, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक। और मैंने एक लिस्टिंग आपके सामने लिखी है कि ये वो इनकम्स हैं जो कि फाइनल टैक्स रिजीम की सेपरेट टैक्स रिजीम में टैक्सेबल होती हैं। इन इनकम्स के हवाले से लॉ मेकर का ये कह देना ही काफी है कि आपने इन इनकम को हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम, सेपरेट टैक्स रिजीम में टैक्स करवाना है। अब हम बात करते हैं फाइनल टैक्स रिजीम की दूसरी कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम पीटीआर। पीटीआर में एक इनकम उस वक्त फॉल करेगी जब उस पे दो कंडीशंस मीट हो रही हो। पीटीआर पे एक इनकम उस वक्त फॉल करेगी जब उस पे दो कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही हो। पहली कंडीशन, कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स इज established under the income tax ordinance. Collectibility or deductibility of withholding tax is established under the income tax ordinance, and the withholding tax collectible or deductible is provided as final tax. The withholding tax collectible or deductible is provided as final tax. यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में वो इनकम फॉल करेगी जिसपे दो कंडीशंस पूरी हो। पहली कंडीशन कि उस पर्टिकुलर इनकम की पेमेंट पे, उस पर्टिकुलर इनकम की रिसिट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की विदहोल्डिंग का कोई सेक्शन लीगली अप्लाई होता हो। यानी कि आपकी इनकम की ट्रांजेक्शन की पेमेंट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत विदहोल्डिंग का कोई सेक्शन, विदहोल्डिंग का कोई प्रोविजन लीगली अप्लाई होता हो, विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी लीगली स्टैब्लिश होती हो। एंड वो जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेबल या डिडक्टेबल है, जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था,
लॉ मेकर ने उस विदहोल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स डिक्लेयर किया हो। अब सेपरेट टैक्स रिजीम या प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम डिटेल में क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये हम एक एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे सर, सेपरेट टैक्स रिजीम में हम बात करेंगे डिविडेंड इनकम की, और प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में हम बात करेंगे प्राइस एंड विनिंग्स की। प्राइस एंड विनिंग्स की इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि फाइनल टैक्स रिजीम की पीटीआर कैटेगरी, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम की कैटेगरी में टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इन्वेस्टर है, हमारे पास एक इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर ने दो कंपनीज में शेयर्स बाय किए, इस इन्वेस्टर ने दो कंपनीज में शेयर्स बाय किए। एक इसने बाय किए गुल अहमद में, गुल अहमद एक पाकिस्तानी कंपनी है, और एक इसने शेयर्स बाय किए आईबीएम इंटरनेशनल में। आईबीएम इंटरनेशनल एक फॉरेन कंपनी है। अब जब इस इन्वेस्टर ने दोनों कंपनीज में शेयर्स बाय किए तो लेट्स से कि सब्सिक्वेंटली इन दोनों कंपनीज ने डिविडेंड दिया। फॉर एग्जांपल कि गुल अहमद लिमिटेड ने 100 रुपए का डिविडेंड दिया और आईबीएम इंटरनेशनल ने $100 का डिविडेंड दिया। चूंकि गुल अहमद लिमिटेड पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में बेस्ड है, यानी कि इसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सारे लॉ अप्लाई होते हैं। गुल अहमद ने जब इस पर्सन को 100 रुपए का डिविडेंड दिया तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 150 के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 150 के तहत इस डिविडेंड की पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाया और रिमेनिंग नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इस इन्वेस्टर को पे कर दिया। आईबीएम इंटरनेशनल चूंकि फॉरेन कंपनी है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के टैक्स लॉस इस पे अप्लाई नहीं होते, तो आईबीएम इंटरनेशनल ने इसे पूरी डिविडेंड की पेमेंट कर दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन के तहत कोई विदहोल्डिंग नहीं की है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई विदहोल्डिंग नहीं की है। चूंकि गुल अहमद पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है तो गुल अहमद ने डिविडेंड की पेमेंट से सेक्शन 150 के तहत टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाया, नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टर को पे कर दिया। आईबीएम इंटरनेशनल चूंकि फॉरेन कंपनी है, पाकिस्तान टैक्स लॉ इस पे अप्लाई नहीं होते, तो उसने पूरी अमाउंट डिविडेंड की से रिमिट कर दी, कोई विदहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नहीं डिडक्ट किया। इन दोनों ही केसेस में इस पर्सन की जो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम फाइनल टैक्स रिजीम की सेपरेट टैक्स रिजीम कैटेगरी में, जहां पे लॉ मेकर ने कह दिया, जहां पे लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली इंपोज कर दिया कि आपने डिविडेंड इनकम को फाइनल टैक्स रिजीम में ही टैक्स करवाना है। यानी कि इस इन्वेस्टर को गुल अहमद से जो डिविडेंड मिला, ये गुल अहमद वाली डिविडेंड पे भी हम फाइनल टैक्स चार्ज करेंगे, और इस इन्वेस्टर को आईबीएम इंटरनेशनल से जो डिविडेंड मिला, इस डिविडेंड के ऊपर भी हम फाइनल टैक्स ही चार्ज कर रहे होंगे। चूंकि डिविडेंड इनकम फाइनल टैक्स रिजीम की सेपरेट टैक्स रिजीम कैटेगरी में है, यानी कि इसके ऊपर फाइनल टैक्स इंपोजिशन बेसिस पे है, इस वजह से चाहे इस पे सेक्शन 150 के तहत विदहोल्डिंग हो, चाहे इस पे सेक्शन 150 के तहत विदहोल्डिंग एस्टेब्लिश ना हो, देखिए आईबीएम इंटरनेशनल जब इसे डिविडेंड की पेमेंट करेगा तो आईबीएम इंटरनेशनल लीगली रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 150 के तहत डिविडेंड के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करे। स्टिल दोनों ही केसेस में इस इन्वेस्टर की जो डिविडेंड इनकम है, सेक्शन 5 ये कहता है कि उसे आपने हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम में ही टैक्स करवाना है। सेक्शन 5 ने इस डिविडेंड इनकम के ऊपर फाइनल टैक्स इंपोज कर दिया है, तो चाहे मुझे गुल अहमद से डिविडेंड मिले तो भी फाइनल टैक्स, चाहे मुझे आईबीएम इंटरनेशनल से डिविडेंड मिले तो ये भी मेरा फाइनल टैक्स ही कंसिडर किया जाएगा। ये था फाइनल टैक्स रिजीम, सेपरेट टैक्स रिजीम। इसी के अगेंस्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम के केस में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 156 है जो कि प्राइस एंड विनिंग्स के ऊपर विदहोल्डिंग को गवर्न करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 156 ये कहता है कि जब एक प्राइस एंड विनिंग्स का पेयर किसी को प्राइस एंड विनिंग्स की पेमेंट करे तो प्राइस एंड विनिंग्स की पेमेंट से सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए। और सेक्शन 156 ये कहता है कि प्राइस एंड विनिंग्स की पेमेंट पे जो टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट हुआ, वो टैक्स सामने वाले इनकम अर्न करने वाले बंदे पे, वो सामने वाले टैक्स पेयर के लिए फाइनल टैक्स कंसिडर किया जाएगा। मैं से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक टैक्स पेयर है, इस टैक्स पेयर ने जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया, इस टैक्स पेयर ने जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया और जीतो पाकिस्तान से ये 1 लाख रुपए की फेयर वैल्यू की बाइक जीत जाता है। जीतो पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड है, पाकिस्तान के टैक्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो जीतो पाकिस्तान ने जब 1 लाख की बाइक की वैल्यू का इनाम इस टैक्स पेयर को दिया, तो इस 1 लाख की बाइक की वैल्यू का 20% टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 156 के तहत इस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स विदहोल्ड होना चाहिए, और सेक्शन 156 में ही लिखा है कि जो प्राइस एंड विनिंग्स के ऊपर टैक्स विदहोल्ड होगा, वो टैक्स प्राइस एंड विनिंग्स की इनकम के ऊपर फाइनल टैक्स कंसिडर किया जाएगा। तो इस टैक्स पेयर ने जीतो पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का इनाम जीता, इस 1 लाख के इनाम के ऊपर इसका 20% टैक्स जीतो पाकिस्तान ने कलेक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया, और सेक्शन 156 के तहत इस टैक्स पेयर की प्राइस एंड विनिंग्स की इनकम के ऊपर जो 20,000 का टैक्स है वो फाइनल टैक्स कंसिडर किया जाएगा। इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमारे टैक्स पेयर को मौका मिल जाता है कि वो इंडिया के शो 10 कदम में पार्टिसिपेट करता है,
वो इंडिया के शो 10 कदम में पार्टिसिपेट करता है और 10 कदम से वो 1 करोड़ इंडियन रुपीज का इनाम जीत जाता है। अब 10 कदम पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि 10 कदम के ऊपर पाकिस्तान टैक्स लॉस अप्लाई नहीं होते। तो 10 कदम वाले जब इस टैक्स पेयर को 1 करोड़ इंडियन रुपी का इनाम पे करेंगे, तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 156 को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे। वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 156 को फॉलो नहीं करेंगे। चूंकि इस बार प्राइज इन विनिंग्स की पेमेंट ऐसी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की विदहोल्डिंग का सेक्शन लीगली अप्लाई ही नहीं हो रहा। चूंकि 10 कदम इंडियन बेस्ड एक प्राइज इन विनिंग्स का शो है और वो इस प्राइज इन विनिंग्स के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं करेगा, उसे करनी भी नहीं चाहिए थी। सर अब की बार जो इस टैक्स पीरियड की प्राइज इन विनिंग्स की इनकम आएगी, ये फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी, ये फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी। तो बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं सर, बताना ये चाह रहा हूं कि जो सेपरेट टैक्स रिजीम की इनकम है ना, जो सेपरेट टैक्स रिजीम की इनकम है, ये फाइनल टैक्स इम्पोजिशन बेसिस पे है। ये फाइनल टैक्स इम्पोजिशन बेसिस पे है, यानी कि इन इनकम के हवाले से लॉ मेकर ने इम्पोज कर दिया है कि इसके ऊपर हमेशा फाइनल टैक्स ही होगा, चाहे इन इनकम्स की पेमेंट पे विदहोल्डिंग का सेक्शन अप्लाई हो, चाहे इन इनकम की पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग का सेक्शन अप्लाई ना हो। विदहोल्डिंग के सेक्शन अप्लाई हो या ना हो, स्टिल ये इनकम जो कि एसटीआर कैटेगरी में फॉल कर रही है, वो हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम में ही चार्जेबल टू टैक्स होगी। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम बेसिकली फाइनल टैक्स रिजीम बाय विदहोल्डिंग है। यहां फाइनल टैक्स रिजीम की वो इनकम फॉल करेगी जिसमें दो कंडीशंस पूरी हो रही हो। पहली कंडीशन, कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस एस्टैब्लिश अंडर द लॉ, एंड दूसरी कंडीशन, द विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेबल और डिडक्टेबल इज प्रोवाइडेड एज फाइनल टैक्स। देखिए, हमारे पास लॉ में जो फाइनल टैक्स रिजीम, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम और सेपरेट टैक्स रिजीम की इनकम है, लॉ की वर्डिंग्स किस तरह से, जिस बेसिस पे हमने इसको दो सेपरेट कैटेगरीज में बाइफरकेट किया, पीटीआर और एसटीआर में। फॉर एग्जांपल, कि जो इनकम एफटीआर एसटीआर में फॉल करती है, इसके हवाले से लॉ ने वर्डिंग्स इस्तेमाल की है, जैसे कि डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। यानी डिविडेंड के ऊपर लॉ मेकर ने कह दिया कि डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, के डिविडेंड के ऊपर फाइनल टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट हम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम की बात करें, तो प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में लॉ मेकर ने वर्डिंग्स इस्तेमाल किया है कि प्राइस इज सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग एंड विदहोल्डिंग इज फाइनल टैक्स। यानी कि आप दोनों कैटेगरीज में लॉ की वर्डिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फाइनल टैक्स इंपोजिशन बेसिस पे है, इररिस्पेक्टिव कि उस पर विदहोल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, और एक फाइनल टैक्स विदहोल्डिंग की बेसिस पे है कि जब विदहोल्डिंग स्टैब्लिश होगी, तब वो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल कर रही होगी। तो समझने वाली बात यह है कि फाइनल टैक्स रिजीम की दो कैटेगरीज, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम और सेपरेट टैक्स रिजीम। सेपरेट टैक्स रिजीम एफटीआर बाय इंपोजिशन है, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम एफटीआर बाय विदहोल्डिंग है। सेपरेट टैक्स रिजीम की इनकम की पेमेंट्स पे विदहोल्डिंग होती है, बहुत अच्छी बात है। विदहोल्डिंग नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम आपकी फाइनल टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी। प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में फॉल करने के लिए दो कंडीशंस। नंबर वन, आपकी ट्रांजेक्शन की पेमेंट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की विदहोल्डिंग का कोई सेक्शन लीगली अप्लाई हो रहा हो, एंड जो वो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था, जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेबल या डिडक्टेबल था, लॉ में करने इस विदहोल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स डिक्लेयर किया हो। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी, तो आपकी इनकम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में फॉल कर रही होगी। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एक और बात लिखी है, हमने लिखा है ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स। ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, but withholding tax is not collected or deducted by whatsoever reason, such income will still be taxable under final tax regime। अगर एक ट्रांजेक्शन जिसकी पेमेंट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की विदहोल्डिंग का सेक्शन अप्लाई होना है, अगर एक ट्रांजेक्शन जिसकी पेमेंट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत विदहोल्डिंग होनी है, लेकिन एक्चुअली विदहोल्डिंग ना हो ड्यू टू एनी रीजन, बाय वॉट एवर रीजन। अब वॉट एवर रीजन में दो ही बातें आ सकती है, या तो विदहोल्डिंग एजेंट जानबूझकर विदहोल्डिंग ना करे, या विदहोल्डिंग एजेंट जाने अनजाने में विदहोल्डिंग ना करे। अगर एक ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग होनी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, और विदहोल्डिंग एजेंट विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट ना करे, सर स्टिल ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी, स्टिल ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल कि आप जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करते हो,
और जीतो पाकिस्तान में आप 1 लाख रुपए का इनाम जीत जाते हो। अब जीतो पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान बेस्ड प्राइस एंड विनिंग्स का शो है, तो जीतो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जब आपको इनाम पे करेगी तो सेक्शन 156 के तहत टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए। अगर तो जीतो पाकिस्तान ने ये टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाया, तो इस टैक्स पेड के लिए ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। अगर जीतो पाकिस्तान को ये टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाना था और जीतो पाकिस्तान अपनी इस विदहोल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करे, जानबूझ के पूरा ना करे या जाने अनजाने में पूरा ना करे, स्टिल इस टैक्स पीरियड की ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी। स्टिल इस टैक्स पीरियड की ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी। यानी बताना ये चाह रहा हूं कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश्ड हो रही है, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन या डिडक्शन हो रही है नहीं हो रही किसी भी रीजन की वजह से, स्टिल आपकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। जो मैंने अगली एग्जांपल दी थी जिसमें आपने एक इंडियन शो में पार्टिसिपेट किया था, 10 कदम में पार्टिसिपेट किया था, 10 कदम वाले केस में विदहोल्डिंग ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 कदम वाले पाकिस्तान टैक्स लॉस को फॉलो नहीं करेंगे, उनको फॉलो करना भी नहीं है, तो वो सेक्शन 156 के तहत विदहोल्डिंग नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए। सर चूंकि यहाँ पे कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ही लीगली स्टैब्लिश नहीं हुई, अब इस टैक्स पेयर की इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी। सवाल ये क्रिएट होता है कि ये फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी तो कहां फॉल करेगी, इससे हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली टैक्स रिजीम फाइनल टैक्स रिजीम में दो कैटेगरीज डिस्कस की। नंबर 1 सेपरेट टैक्स रिजीम जो कि एफटीआर बाय इंपोजिशन है, नंबर 2 प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम जो कि एफटीआर बाय विदहोल्डिंग है। अब हम आते हैं दूसरी ब्रॉड रिजीम पे, दैट इज मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम में भी इनकम को फॉल करने के लिए दो कंडीशन है। मिनिमम टैक्स रिजीम में भी इनकम को फॉल करने के लिए दो कंडीशन है। नंबर 1, कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स इज एस्टैब्लिश अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस and the withholding tax collectible or deductible is provided as minimum tax। यानी कि मिनिमम टैक्स रिजीम में वो इनकम फॉल करेगी जिसपे ये दो कंडीशन पूरी हो। नंबर 1, आपकी ट्रांजैक्शन की पेमेंट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की विदहोल्डिंग का कोई सेक्शन लीगली अप्लाई हो रहा हो। आपकी ट्रांजैक्शन की पेमेंट पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी लीगली स्टैब्लिश हो रही हो। एंड वो जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टिबल या डिडक्टिबल था, वो जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था, लॉ मेकर ने उस विदहोल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स डिक्लेयर किया हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर ये बाइफर्केशन करने की जरूरत क्या है, हमें तो अल्टीमेटली इनकम पे टैक्स ही लगाना है। तो ये बाइफर्केशन में बेसिकली इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का मैकेनिज्म प्रोसीजर डिसाइड कर सकूं, और टैक्स किस तरह से लगेगा, टैक्स का मैकेनिज्म क्या होगा, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह से आप किस बेसिस पे आप इनकम को एफटीआर, एमटीआर और एनटीआर में बाइफर्केट करेंगे। हम बात कर रहे हैं मिनिमम टैक्स रिजीम की। मिनिमम टैक्स रिजीम के लिए भी दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, collectibility or deductibility of withholding tax is established under the law, and the withholding tax so collectible or deductible is provided as minimum tax। अच्छा, फिर यहां पे भी एक बात लिखी है, मैं एग्जांपल भी देता हूं इसकी, कि ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, बट withholding tax is not collected or deducted by whatsoever reason, such income will still be taxable under MTR। अगर एक ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग एस्टैब्लिश होनी थी, विदहोल्डिंग होनी थी, और विदहोल्डिंग एजेंट ने जानबूझकर या जाने अनजाने में विदहोल्डिंग नहीं की, स्टिल जो आपका टैक्स पेयर है उसकी इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी। स्टिल आपका जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है सेक्शन 153। सेक्शन 153 ये कहता है कि जब भी गुड सेल किए जाएंगे लॉ के विदहोल्डिंग एजेंट्स को, जब भी गुड सेल किए जाएंगे किसी ऐसे बंदे को जो कि लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट है, तो विदहोल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि जब वो सेलर ऑफ गुड्स को पेमेंट करेगा तो सेलर ऑफ गुड्स का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टैक्स पेयर है जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है और गुड सेल कर रहा है, और ये गुड सेल कर रहा है एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे बायर को जो कि लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट है। हमारे पास एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसने गुड सेल किए एक लॉ के विदहोल्डिंग एजेंट को। अब विदहोल्डिंग एजेंट जब इसे पेमेंट करेगा तो टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा देगा। सेक्शन 153 के तहत विदहोल्डिंग एजेंट जब किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल से गुड बाय करेगा तो उसकी गुड्स की पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा देगा। और सेक्शन 153 ही ये कहता है कि इस सेलर ऑफ गुड्स की सेल ऑफ गुड्स की इनकम के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए वो विदहोल्डिंग टैक्स मिनिमम टैक्स होगा। वो विदहोल्डिंग टैक्स मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स कंसिडर किया जाएगा। इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सेम टैक्स पेयर है रेजिडेंट इंडिविजुअल सेलर ऑफ गुड्स।
अब की बार वो गुड सेल कर रहा है एक ऐसे बंदे को जो कि लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। हमारे पास रेजिडेंट इंडिविजुअल सेलर ऑफ गुड्स है और वो गुड सेल कर रहा है एक ऐसे बायर को जो कि लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। बेसिकली विदहोल्डिंग एजेंट की एक लिस्ट है कि किन किन लोगों ने टैक्स विदहोल्ड करना है, सेक्शन 153 में वो प्रोवाइडेड है। अब हमारे इस सेलर ने गुड सेल किया एक ऐसे बंदे को जो कि विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। जब विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है तो ये इस गुड्स की पेमेंट्स के अगेंस्ट टैक्स भी विदहोल्ड नहीं करेगा। ये अब इस गुड्स की पेमेंट्स के अगेंस्ट टैक्स भी विदहोल्ड नहीं करेगा क्योंकि इसे करना भी नहीं चाहिए था, ये विदहोल्डिंग एजेंट है ही नहीं। चूंकि इस ट्रांजेक्शन में हमने डील किया एक नॉन विदहोल्डिंग एजेंट से और विदहोल्डिंग एजेंट को पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड ही नहीं करना, सर अब इस सेलर का जो इनकम आएगा इसके ऊपर मिनिमम टैक्स रिजीम अप्लाई नहीं होगी। ये सेलर की इनकम, ये सेलर की इनकम सेल ऑफ गुड्स से जो इनकम अराइज होगी ये मिनिमम टैक्स रिजीम की अम्ब्रेला में, मिनिमम टैक्स रिजीम की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं होगी। तो बताना क्या चाह रहा हूं कि मिनिमम टैक्स रिजीम में भी दो कंडीशंस है। नंबर वन, विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी का लीगली स्टैब्लिश्ड होना, एंड नंबर टू, वो जो विदहोल्डिंग टैक्स है लॉ मेकर ने उस विदहोल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स डिक्लेयर किया हो। अगेन यहां पे भी एक बात है कि अगर आपने ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसपे लॉ के तहत विदहोल्डिंग होनी चाहिए लेकिन विदहोल्डिंग एजेंट ने विदहोल्डिंग नहीं की, जानबूझ के नहीं की, जाने अनजाने में नहीं की, स्टिल हमारे टैक्स पेड की इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। लेकिन अगर एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई जिसपे विदहोल्डिंग ही नहीं होनी चाहिए तो विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी लीगली स्टैब्लिश ही नहीं हुई, अब जो हमारे टैक्स पेयर या हमारे सेलर की इनकम अराइज होगी वो मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी। सर मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी तो कहां फॉल करेगी, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। वापस से आते हैं अपनी मेन प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो हमारे पास ब्रॉडली तीन तरह की टैक्स रिजीम्स हैं। नंबर वन, नॉर्मल टैक्स रिजीम। नंबर टू, मिनिमम टैक्स रिजीम। नंबर थ्री, फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम में दो सब कैटेगरीज, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम एंड सेपरेट टैक्स रिजीम। सेपरेट टैक्स रिजीम में वो इनकम आएगी जिसके हवाले से लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली इंपोज कर दिया, कह दिया कि इस इनकम को आपने फाइनल टैक्स रिजीम में ही टैक्स करवाना है। फाइनल टैक्स रिजीम की, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में वो इनकम आएगी जिसपे दो कंडीशंस पूरी हो। नंबर वन, आपकी ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग टैक्स का कोई सेक्शन लीगली अप्लाई हो, एंड वो जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए लॉ मेकर ने उस विदहोल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स डिक्लेयर किया। मिनिमम टैक्स रिजीम में इनकम फॉल करेगी जब दो कंडीशंस पूरी हो, आपकी ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी लीगली स्टैब्लिश्ड हो, एंड वो जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टिबल या डिडक्टेबल है लॉ मेकर ने उस विदहोल्डिंग टैक्स को मिनिमम टैक्स डिक्लेयर किया हो। अगर आप एक बात गौर करें ना तो मैंने इंटेंशनली पीटीआर में और एमटीआर में लफ्ज इस्तेमाल किया है कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी। लफ्ज इस्तेमाल किया है कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी। मैंने इंटेंशनली कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कलेक्शन या डिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सर कलेक्शन या डिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर लॉ के तहत कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है, लॉ के तहत अगर कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी है और विदहोल्डिंग एजेंट ने एक्चुअल कलेक्शन या डिडक्शन नहीं की, जानबूझकर नहीं की या जाने अनजाने में नहीं की, स्टिल हमारी इनकम की रिजीम एमटीआर या पीटीआर रहेगी। डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेक्शन है। इनकम अपनी रिजीम खत्म, अपनी रिजीम चेंज नहीं करेगी। अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम में दो तरह की इनकम फॉल करेगी। नॉर्मल टैक्स रिजीम में दो कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में दो तरह की इनकम फॉल करेगी। नंबर वन, इनकम विच इज नॉट प्रोवाइडेड एज टैक्सेबल अंडर एफटीआर और एमटीआर। इनकम विच इज नॉट प्रोवाइडेड एज टैक्सेबल अंडर एफटीआर और एमटीआर, वो सारी इनकम जिसके बारे में लॉ मेकर ने ये नहीं कहा कि ये एफटीआर में टैक्स होगी, वो सारी इनकम जिसके बारे में लॉ मेकर ने ये नहीं कहा कि ये एमटीआर में टैक्स होगी, वो सारी इनकम हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवा रहे होंगे। अगर किसी इनकम के हवाले से लॉ मेकर ने ये नहीं कहा कि इसको एफटीआर में टैक्स करवाना है या इसको एमटीआर में टैक्स करवाना है, इसे हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी को हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सैलरी को हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाते हैं, लॉ में ये बात कहां लिखी है, तो मेरा जवाब ये होगा कि लॉ में ये कहीं नहीं लिखा कि सैलरी को मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स करवाना है। मेरा जवाब ये होगा कि सैलरी को ये कहीं नहीं लिखा कि सैलरी को फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाना है। इस वजह से हम सैलरी को नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाते हैं। वो सारी इनकम जिसके बारे में लॉ मेकर ने ये नहीं कहा कि ये मिनिमम टैक्स रिजीम या फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स होना है, इसे हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में करवाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाते हो, लॉ में ये बात कहां लिखी है, तो मेरा जवाब ये होगा कि लॉ में ये कहीं नहीं लिखा कि इसे फाइनल टैक्स रिजीम या मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स करवाना है। इस वजह से हम इसे नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाते हैं। देखिए, रिजीम्स को विदहोल्डिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा। विदहोल्डिंग तो यहां भी होगी, विदहोल्डिंग तो
नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी होगी, फाइनल टैक्स रिजीम में भी होगी और प्रेजेंटिव मिनिमम टैक्स रिजीम में होगी। विदहोल्डिंग तो बेसिकली टैक्स रिकवरी का एक टूल है। लॉ मेकर ने टैक्स की रिकवरी के लिए एक विदहोल्डिंग टैक्स का मैकेनिज्म या विदहोल्डिंग टैक्स का टूल लगाया है। सैलरी की पेमेंट में भी विदहोल्डिंग होती है, सेल ऑफ गुड्स में भी विदहोल्डिंग होती है, प्राइस इन विनिंग्स की भी विदहोल्डिंग होती है, डिविडेंड पे भी विदहोल्डिंग होती है। तो विदहोल्डिंग एक रिकवरी या कलेक्शन ऑफ टैक्स का टूल है। लेकिन विदहोल्डिंग की बेसिस पे टैक्स रिजीम दो केसेस में स्टैब्लिश होती है, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम। कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है और रेलिवेंट सेक्शन में लिखा है कि वो विदहोल्डिंग टैक्स फाइनल टैक्स या मिनिमम टैक्स है, तो फिर हम इस इनकम को इन कैटेगरीज में ले जाएंगे। विदहोल्डिंग तो यहां भी होगी, विदहोल्डिंग तो चारों कैटेगरीज में हो रही होगी, लेकिन विदहोल्डिंग की बेसिस पे रिजीम कहां कंक्लूड करवाई जा रही है, रिजीम कहां स्टैब्लिश की जा रही है, मिनिमम टैक्स रिजीम के केस में और प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम के केस में। अब आते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की दूसरी टाइप ऑफ इनकम। और मैंने इंटेंशनली इन दोनों के दरमियान और का लफ्ज लिखा है। इनकम विच इज प्रोवाइडेड एज टैक्सेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम, बट कैन नॉट बी established as FTR or MTR due to the reason that collectibility or deductibility of withholding tax is not established under the income tax ordinance। अगर एक इनकम लॉ मेकर ने पीटीआर में या एफटीआर में टैक्स करवाने का कहा है, अगर एक इनकम लॉ मेकर ने पीटीआर में या एमटीआर में टैक्स करवाने का कहा है, लेकिन ये एफटीआर या एमटीआर ना हो सके, किस वजह से, आपने ट्रांजेक्शन की पेमेंट इस तरह से की कि उस पर कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी ही स्टैब्लिश ना हो। अगर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर एमटीआर या एफटीआर या एमटीआर और पीटीआर है, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन की पेमेंट इस तरह से एग्जीक्यूट कर दी कि उसमें विदहोल्डिंग टैक्स लीगली अप्लाई नहीं हो रहा, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी ही स्टैब्लिश नहीं हो रही, अब वो इनकम आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगी। इसकी दो पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकती है। दिस मे बी ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन विद नॉन विदहोल्डिंग एजेंट। जब हमने प्राइस इन विनिंग्स के एग्जांपल में देखा था कि जब हम 10 कदम से इनाम कमा रहे थे, जब हमने प्राइस इन विनिंग्स कमाया था 10 कदम से, इस केस में 10 कदम वालों ने विदहोल्डिंग ही नहीं करनी क्योंकि उसको विदहोल्डिंग करनी नहीं थी। अब जो इस बंदे की इनकम है वो फाइनल टैक्स में फॉल नहीं कर रही, तो वो कहां फॉल कर रही है? सर ये फॉल कर रही है नॉर्मल टैक्स रिजीम में। इसी तरह से जब सेल ऑफ गुड्स के केस में हमारे सेलर ने गुड्स सेल किए थे एक ऐसे बंदे को जो लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं था, तो चूंकि ये लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं था, तो ये विदहोल्डिंग भी नहीं करेगा। अब जो इस सेलर की इनकम है वो मिनिमम टैक्स रिजीम में नहीं बल्कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर रही होगी। तो सेकंड टाइप ऑफ इनकम जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी वो कौन सी है? वो इनकम जो कि बाय डिफॉल्ट तो पीटीआर या एमटीआर में टैक्स होना है, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन की पेमेंट ऐसे एग्जीक्यूट कर दी कि उसमें विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी ही लीगली स्टैब्लिश ना हुई। सर ये इनकम अब आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की, जैसे हमने 10 कदम से इनाम कमाया, या आपने कोई नॉन विदहोल्डिंग एजेंट के साथ ट्रांजेक्शन की, हमने गुड सेल कर दी एक ऐसे बंदे को जो कि लॉ के तहत विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। अभी तक हमने इन तीनों रिजीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस किया है, यानी क्या वो बेसिस होंगी, क्या वो क्राइटेरियाज होंगे जिसकी बेसिस पे आप इनकम को बाइफरकेट करोगे बिटवीन फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम एंड नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसके बाद फिर इनकी टैक्स मैकेनिज्म की या फर्दर डिफरेंसेस के हवाले से बात करेंगे। अब आते हैं फर्दर डिफरेंसेस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। हमारे पास जो नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम और मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम है, हम नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम को लाजमी 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करेंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम या मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम लाजमी 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई हो रही होगी। इनकम टैक्सेबल अंडर एनटीआर shall be classified under any of the following heads: salary, income from property, income from business, capital gain और income from other sources। सेम यही बात एमटीआर में लिखी है। इनकम टैक्सेबल अंडर एमटीआर shall be classified under any of the following heads: salary, income from property, income from business, capital gain, income from other sources। एनटीआर और एमटीआर की इनकम को हम 5 में से किसी एक हेड में लाजमी क्लासिफाई कर रहे होंगे। जबकि एफटीआर की इनकम में लिखा है कि इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर shall not be classified under any head of income। एफटीआर की इनकम को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं कर रहे होंगे। एफटीआर की इनकम को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो पहला डिफरेंस आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम के हवाले से कि एनटीआर और एमटीआर की इनकम को 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई किया जाएगा, एफटीआर की इनकम को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करेंगे। दूसरा डिफरेंस है हमारे पास अलाउबल डिडक्शंस का।
मैंने आपसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि जब आप किसी हेड की इनकम कैलकुलेट करते हो तो हर हेड में अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करते हो, हर हेड में अलाउबल डिडक्शन से एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। चूंकि एनटीआर और एमटीआर की इनकम 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई होगी, तो हर हेड में हमें कुछ ना कुछ अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करने की इजाजत दी जाएगी। चूंकि एनटीआर और एमटीआर की इनकम को हम 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करेंगे, तो हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमारे पास इनकम से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस माइनस होंगे। एफटीआर की इनकम चूंकि किसी हेड में क्लासिफाई ही नहीं होगी, तो एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट हमें कोई एक्सपेंसेस कोई डिडक्शंस भी अलाउ नहीं हो रहे होंगे। एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट हम कोई एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं कर सकते। रीड करता हूं, इनकम अंडर ईच हेड shall be reduced by allowable deductions if any provided under the income tax ordinance for that head. Income under each head shall be reduced by allowable deductions if any provided under the income tax ordinance for that head. यानी कि एनटीआर और एमटीआर की इनकम कैलकुलेट करते वक्त हर हेड में हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत दी जा सकती है। जबकि एफटीआर की इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अलाउबल डिडक्शंस, इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अलाउबल डिडक्शंस। एफटीआर की इनकम किसी हेड में क्लासिफाई ही नहीं होगी, तो इसके अगेंस्ट हमें कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हो रहे होंगे। एक बात मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि जो हमारी एफटीआर की इनकम है ना, चाहे वो पीटीआर हो चाहे वो एसटीआर हो, ये हमारी टैक्स हो रही है एक तरह से ग्रॉस बेसिस पे, यानी कि जो भी ग्रॉस अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। लेकिन जो हमारी एनटीआर और एमटीआर की इनकम है ना, वो टैक्स हो रही है नेट बेसिस पे, यानी कि अमाउंट चार्जेबल से एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई हो रहा होगा। तीसरा डिफरेंस कवर करते हैं। तीसरा डिफरेंस पर्टेन करता है हमारा सेट ऑफ लॉसेस से। मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की प्रेजेंटेशन में आपके साथ डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का एक ही रीजन है, जब भी किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शंस अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस एक ही वजह से आएगा, अगर किसी हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त अमाउंट चार्जेबल का नंबर कम है और अलाउबल डिडक्शंस का नंबर ज्यादा है, तो हमारे पास उस हेड में लॉस आएगा। चूंकि एनटीआर और एमटीआर की इनकम 5 हेड्स में क्लासिफाई होंगी, हर हेड में हमें एक्सपेंसेस भी अलाउ होंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनटीआर और एमटीआर में हमारे पास लॉस आ जाए और फिर हम इस लॉसेस की एडजस्टमेंट की बात करेंगे। चूंकि एफटीआर की इनकम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं होगी, एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, तो एफटीआर में कभी भी लॉस नहीं आएगा और एफटीआर के केस में लॉसेस की एडजस्टमेंट का सवाल ही अराइज नहीं हो रहा होगा। मैं रीड करता हूं, इनकम ऑफ एनी हेड income of any head can be reduced by set of losses of other heads and brought forward losses as per the criteria defined in the ordinance. सेम एमटीआर में भी लिखा है कि इनकम ऑफ एनी हेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेट ऑफ लॉसेस ऑफ अदर हेड्स एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एज पर द क्राइटेरिया डिफाइंड इन द ऑर्डिनेंस। एनटीआर और एमटीआर में लॉस आ सकता है, उस लॉसेस की एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड की बातें करेंगे। एफटीआर में तो कभी लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि एफटीआर में एक्सपेंसेस नहीं है। Income taxable under FTR cannot be reduced by set of losses. Income taxable under FTR cannot be reduced by set of losses. इसके बाद फिर अगला डिफरेंस है हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस का। इसके बाद अगला डिफरेंस है हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस का। देखिए, हमने टैक्स कंपटीशन का एक फॉर्मेट डिस्कस किया था। टैक्स कंपटीशन के फॉर्मेट में हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम थी। 5 हेड्स ऑफ इनकम में हम एग्जाम्ड इनकम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम बनता है। टोटल इनकम से हम एग्जाम्ड इनकम माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल माइनस करते हैं और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को, नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम को आप 5 हेड्स में क्लासिफाई करोगे। 5 हेड्स की इनकम का टोटल इनकम बनेगा और टोटल इनकम से हम डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे। एफटीआर की इनकम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं होगी, यानी कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, और जब एफटीआर की इनकम टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, तो टोटल इनकम से जो हम डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर रहे होंगे, एक तरह से वो एफटीआर के अगेंस्ट माइनस ही नहीं हो रहे होंगे। तो जितने भी हमारे पास टैक्स लॉ में डिडक्टेबल अलाउंस है, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, एजुकेशनल एक्सपेंस है, ये डिडक्टेबल अलाउंस हमें सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम की जो टोटल इनकम है उससे माइनस करने की इजाजत है। एफटीआर की इनकम चूंकि किसी हेड में क्लासिफाई ही नहीं हो रही, तो एफटीआर की इनकम के अगेंस्ट हमें डिडक्टेबल अलाउंस भी अलाउ नहीं हो रहे होंगे। रीड करता हूं इसे, टोटल इनकम दैट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल हेड ऑफ इनकम एंड एग्जाम्ड इनकम
कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग डिडक्टेबल अलाउंसेस, ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीपीएफ एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। सेम यही बात एमटीआर की केस में भी लिखी है, लेकिन एफटीआर में क्या लिखा है कि इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस, इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस। जो हमारे पास ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीपीएफ और एजुकेशनल एक्सपेंस के डिडक्टेबल अलाउंस है, ये हम टोटल इनकम से माइनस करते हैं, यानी कि हम इसे एनटीआर और एमटीआर से माइनस करते हैं। एफटीआर के अगेंस्ट हमें कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी अलाउ नहीं हो रहा होगा। और फिर हमारे पास लास्ट डिफरेंस है टैक्स क्रेडिट्स का। लास्ट डिफरेंस जो हमने डिस्कस करना है वो है टैक्स क्रेडिट्स का। टैक्स क्रेडिट क्या है सर? टैक्स क्रेडिट वो चीजें हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करती है। टैक्स क्रेडिट वो चीजें हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करती है। सर, हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में भी ये डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करना है। जो भी हमारे पास लॉ में टैक्स क्रेडिट्स है ना, जैसे डोनेशन का टैक्स क्रेडिट्स है, इन्वेस्टमेंट का टैक्स क्रेडिट्स है, और भी डिफरेंट तरह के टैक्स क्रेडिट्स हैं। ये टैक्स क्रेडिट्स हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम कैन बी रिड्यूस बाय द टैक्स क्रेडिट एज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डिनेंस। लेकिन मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम का जो मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स होगा, सर ये टैक्स क्रेडिट से रिड्यूस नहीं हो सकता है। कहता है minimum tax liability on income taxable under MTR cannot be reduced by any tax credit. Final tax liability on income taxable under FTR cannot be reduced by any tax credits. यानी कि टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नॉर्मल टैक्स रिजीम के अगेंस्ट है। नॉर्मल टैक्स रिजीम की टैक्स लायबिलिटी से हम टैक्स क्रेडिट्स को माइनस कर रहे होंगे। मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम की जो टैक्स लायबिलिटीज होंगी उससे हम टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। विथ फ्यू एक्सेप्शंस का क्या मतलब है? देखिए, बाय डिफॉल्ट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नॉर्मल टैक्स रिजीम के लिए है, यानी टैक्स क्रेडिट्स नॉर्मल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी से माइनस हो सकते हैं, मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी से माइनस नहीं हो सकते। लेकिन वक्त के साथ साथ लॉ में कुछ ऐसे भी टैक्स क्रेडिट्स ऐड हो गए हैं जो कि इतने पावरफुल हैं कि वो एमटीआर और एफटीआर से भी माइनस हो सकते हैं। वक्त के साथ साथ जब लॉ में चेंजेस आए तो लॉ मेकर ने कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट्स के सेक्शन आपके लॉ का पार्ट बना दिए हैं जो कि इतने पावरफुल है या इतने ऑथोरिटेटिव है कि उन टैक्स क्रेडिट्स को मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम से भी माइनस करवाया जा सकता है। तो वो कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ 4-5 सेक्शंस है, लेकिन एज अ जनरल रूल टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नॉर्मल टैक्स रिजीम के लिए है कि टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर टैक्स क्रेडिट से रिड्यूस हो सकती है। मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी के अगेंस्ट हमें टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। और लास्ट बात जो कि चारों में या तीनों में कॉमन है, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, चाहे हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम हो, चाहे हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम हो, चाहे हमारी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम हो, हमने साल खत्म होने के बाद अपना एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है, जिसमें हम नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम की सारी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे और इसे अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज करेंगे। जहां पे हमारे विदहोल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस कलेक्ट या डिडक्ट हो गए होंगे, वहां पे हम गवर्नमेंट से एक एडजस्टमेंट क्लेम करेंगे। अदरवाइज एनटीआर, एफटीआर, एमटीआर, इन सारी इनकम्स को हम रिटर्न ऑफ इनकम में रिपोर्ट करेंगे और जो भी इसका टैक्स बनता है वो हम अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को डिस्चार्ज कर रहे होंगे। तो इसे भी रीड कर लेता हूं। इनकम टैक्सेबल अंडर एनटीआर इज रिपोर्टेड थ्रू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड शैल बी एडजस्टेबल अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी। सेम यही बात एमटीआर, सेम यही बात एफटीआर में लिखी है। इनकम टैक्सेबल अंडर एमटीआर इज रिपोर्टेड थ्रू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। Withholding tax collected or deducted shall be adjustable against the tax liability. Income taxable under FTR shall be reported through filing of return of income, and withholding tax collected or deducted shall be adjusted against the tax liability. So, दो केसेस में मैंने एक एडिशनल बात लिखी है, एमटीआर और पीटीआर में। एमटीआर और पीटीआर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था, विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी है, लेकिन विदहोल्डिंग एजेंट ने जानबूझकर या जाने अनजाने में विदहोल्डिंग नहीं की, इनकम अपनी रिजीम चेंज नहीं करेगी, इनकम आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम या प्रिजेंटिव टैक्स रिजीम ही टैक्स होगी। तो यहां पे मैंने ये बात लिख दी है कि वेयर विदहोल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड और डिडक्टेड, एक ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था, बट नो कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग इज मेड ड्यू टू इनहेरिटेंस और फेलियर ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट। लेकिन विदहोल्डिंग एजेंट ने जानबूझकर या जाने अनजाने में विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट नहीं किया, then tax that should have been collected or deducted is the liability of the taxpayer। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था, अब वो टैक्स पेयर की लायबिलिटी बन जाएगी। अब टैक्स पेयर की जिम्मेदारी होगी कि उसने वो मिनिमम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना। सेम इसी तरह से कि विदहोल्डिंग टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड डिडक्टेड, बट नो कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग इज मेड ड्यू टू इनहेरिटेंस और फेलियर ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, then tax should have been collected or deducted is the liability of the taxpayer।
अगर एक ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग होनी चाहिए थी मिनिमम टैक्स रिजीम या प्रिजेंटिव टैक्स रिजीम के सेक्शंस के तहत, और विदहोल्डिंग एजेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, जानबूझकर या जाने अनजाने में विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेड डिडक्ट नहीं किया, तो अब टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि वो विदहोल्डिंग टैक्स खुद से गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा एज अ मिनिमम टैक्स और एज अ फाइनल टैक्स। तो हमने सबसे पहले टैक्स रिजीम में तीनों टैक्स रिजीम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया, फिर इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे क्लासिफिकेशन के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से, लॉसेस के हवाले से, डिडक्टेबल अलाउंसेस के हवाले से और टैक्स क्रेडिट के हवाले से, इनको डिस्कस किया। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारे पास ये सारी चीजें थोड़ी बहुत हमें न्यूमेरिकली भी क्लियर हो। अगेन ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू देने के लिए था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस काम किस तरह से करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से है। एनटीआर में जो इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। एमटीआर में जो इनकम फॉल करती है उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। एफटीआर में, पीटीआर में, एसटीआर में जो इनकम आती है, इन सारी इनकम की सेपरेट सेक्शंस हैं जिनको हम आने वाले वक्तों में डिटेल में कवर कर रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें एनटीआर, एमटीआर और एफटीआर की टैक्स कैलकुलेट करने का थोड़ा बहुत तरीकेकार समझ आ जाए। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास टैक्स पेयर एक कंपनी है, एबीसी कंपनी। इसने डिविडेंड इनकम कमाई पाकिस्तानी कंपनी से 5 लाख रुपए। इसने डिविडेंड इनकम कमाई पाकिस्तानी कंपनी से 5 लाख रुपए, और चूंकि पाकिस्तानी कंपनी से हमने 5 लाख का डिविडेंड कमाया, तो पाकिस्तानी कंपनी ने इस डिविडेंड की पेमेंट पे सेक्शन 150 के तहत 15% से टैक्स विदहोल्ड किया। 5 लाख का 15% बनता है 75,000 रुपए। अब डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया कि डिविडेंड फाइनल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम की सेपरेट टैक्स रिजीम में फॉल करता है। इस केस में होगा क्या कि सर डिविडेंड के ऊपर हमारा फाइनल टैक्स कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा सर? 5 लाख का 15%, 5 लाख का 15% आ जाएगा 75,000। ये हमारा डिविडेंड इनकम के ऊपर 75,000 रुपए का टैक्स बनेगा। लेकिन हमारे 75,000 रुपए का टैक्स तो ऑलरेडी डिविडेंड पेइंग कंपनी ने डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करा दिया है, तो हम इस फाइनल टैक्स से लेस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स। जितना विदहोल्डिंग टैक्स हमारा ऑलरेडी डिडक्ट होकर एफबीआर को जमा हो गया, तो हमारी लायबिलिटी कितनी बनेगी सर? हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी जीरो। हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी जीरो, क्योंकि जो भी डिविडेंड के ऊपर मेरा 75,000 रुपए का फाइनल टैक्स है, वो ऑलरेडी कंपनी पेइंग डिविडेंड एंड डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया है। तो बस मेरा 75,000 रुपए का जो टैक्स डिडक्ट हुआ वही फाइनल टैक्स है। अब मुझे कोई अमाउंट एडिशनल खुद से पे नहीं करनी। इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टैक्स पेयर है एबीसी कंपनी। इसने डिविडेंड इनकम कमाया 5 लाख रुपए का, लेकिन अब की बार डिविडेंड कमाया फॉरेन कंपनी से। अब की बार डिविडेंड कमाया एक फॉरेन कंपनी से, लेट से आईबीएम इंटरनेशनल से। तो फॉरेन कंपनी जब डिविडेंड पे करेगी, तो फॉरेन कंपनी तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 150 को फॉलो नहीं करेगी, उसको करना भी नहीं था। सर इस केस में हमारी विदहोल्डिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड एफटीआर की एसटीआर कैटेगरी में फॉल करता है, यानी डिविडेंड एफटीआर बाय इम्पोजिशन है। तो अब हमारा टैक्स स्टिल फाइनल टैक्स कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा सर? 5 लाख के डिविडेंड के ऊपर फाइनल टैक्स कैलकुलेट होगा 15% के हिसाब से 75,000 रुपए। ये हमारा टैक्स बर्डन है या टैक्स लायबिलिटी है। सर हमारी विदहोल्डिंग कितनी हुई है? हमारा विदहोल्डिंग टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है? सर अब की बार आपको जो डिविडेंड मिला है वो फॉरेन कंपनी से मिला है, और फॉरेन कंपनी ने डिविडेंड के ऊपर टैक्स सेक्शन 150 के तहत विदहोल्ड नहीं किया। अच्छा, अगर आपके जहन में ये आ रहा है ना कि अगर आईबीएम इंटरनेशनल ने फॉरेन टैक्स लॉ के तहत टैक्स डिडक्ट किया है तो उसका कुछ होगा। अगर फॉरेन टैक्स लॉ के तहत कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, पे हुआ है, तो इसके हवाले से हम एक सेक्शन कवर करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट की एक डिफरेंट मोडालिटी है जिसे हम टैक्स क्रेडिट और टैक्स एग्जम्पशन के चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। हम फिलहाल बात कर रहे हैं पाकिस्तान टैक्स लॉ की। अगर पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन टैक्स लॉ के तहत टैक्स कलेक्टेड डिडक्ट हुआ है या टैक्स पे हुआ है, तो मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, उसकी मैं सेपरेट एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट का। अभी हम बात करें पाकिस्तान टैक्स लॉ की। चूंकि फॉरेन कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया, तो फॉरेन कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 150 के तहत टैक्स विदहोल्ड नहीं करेगी। सर हमारी विदहोल्डिंग नहीं हुई, तो यही 75,000 रुपए अब हमारी टैक्स लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। ये 75,000 रुपए हमने खुद से पे करना होगा एज अ फाइनल टैक्स ऑफ डिविडेंड। फिर हमारे पास तीसरी एग्जांपल है। हमारे पास टैक्स पेयर है एबीसी कंपनी। इसने प्राइस इर्निंग्स कमाया जीतो पाकिस्तान से ₹1,00,000 का। जीतो पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान बेस्ड प्राइस शो है, तो जीतो पाकिस्तान ने जब इस कंपनी को ₹1,00,000 का इनाम दिया, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 156 के तहत 20% यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया।
एक कंपनी ने जीतो पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का इनाम कमाया। जीतो पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान बेस्ड प्राइस शो है, तो इसने इस लाख रुपए की प्राइस की पेमेंट पे सेक्शन 156 के तहत 20% के हिसाब से 20,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया। अब प्राइस इन विनिंग्स एफटीआर की पीटीआर कैटेगरी में फॉल करता है। चूंकि हमें इनाम जीतो पाकिस्तान से मिला, यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी या डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हुई, ये इनकम हमारी फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। तो मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? फाइनल टैक्स दैट इज 1 लाख का 20%, या आ गया 20,000। इससे हम लेस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स। सर हमारा विदहोल्डिंग टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है? सर हमारा विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है 20,000। तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी बनेगा निल। क्योंकि 20,000 रुपए का टैक्स है और वो सामने वाले प्राइस पेयर ने ऑलरेडी डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी में कोई अमाउंट हमें पे नहीं करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब की बार हमारे पास टैक्स पेयर है एबीसी कंपनी। इसने प्राइस अर्निंग्स कमाया जीतो दुबई से। अब जीतो दुबई पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, और हमने यहां से लाख रुपए का इनाम कमा लिया। चूंकि जीतो दुबई पाकिस्तान के बाहर है, तो जब जीतो दुबई हमें इनाम पे करेगा तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 156 के तहत विदहोल्डिंग नहीं करेगा, उसे करनी भी नहीं चाहिए। अब वैसे तो प्राइस इन विनिंग्स एफटीआर पीटीआर में फॉल कर रहा था, लेकिन अब हमारी ट्रांजेक्शन इस तरह से रूट हुई कि हमने एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करके इनाम कमाया, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट नहीं होना चाहिए था। अब ये जो मेरी इनकम है सर, अब ये मेरी इनकम एफटीआर पीटीआर में फॉल नहीं करेगी। अब ये इनकम हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। और नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होगा कि सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 1 लाख रुपए का इनाम आएगा या 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, और उस पर फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो जाएगी एट 29%। चूंकि कंपनी के केस में करेंटली टैक्स रेट 29% है, तो लाख रुपए के ऊपर 29% के हिसाब से 29,000 की हमारी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक टैक्स पेयर है एबीसी प्राइवेट कंपनी, और ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कि गुड्स को परचेज करके सेल करती है। एबीसी प्राइवेट कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कि गुड्स को परचेज करके सेल करती है। इसने सेल्स की विदहोल्डिंग एजेंट को 1 मिलियन की। इसने सेल्स की विदहोल्डिंग एजेंट को 1 मिलियन की। विदहोल्डिंग एजेंट ने जब 1 मिलियन की पेमेंट की ना, तो सेक्शन 153 के तहत 5% के हिसाब से 50,000 का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाते। एबीसी प्राइवेट कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, गुड्स को परचेज करके सेल कर रही है। 1 मिलियन की सेल की है विदहोल्डिंग एजेंट को, और विदहोल्डिंग एजेंट ने पेमेंट करते वक्त सेक्शन 153 के तहत 5% का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करा दिया। और हमारे पास दो केसेस हैं रिलेटेड एक्सपेंस, केस 1 में 6 लाख, केस 2 में 8.5 लाख। अब सेल ऑफ गुड्स की पेमेंट पे अगर विदहोल्डिंग हो रही है सेक्शन 153 के तहत, तो ये मिनिमम टैक्स रिजीम है। ये मिनिमम टैक्स रिजीम है। अब मिनिमम टैक्स रिजीम में इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और टैक्स कैसे वर्कआउट होता है, इसको समझिएगा। देखें, केस ए में भी ये मिनिमम टैक्स रिजीम है, केस बी में भी ये मिनिमम टैक्स रिजीम है। सर केस ए और बी में फर्क क्या है कि दोनों में एक्सपेंसेस के अमाउंट डिफरेंट है। मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूं कि मिनिमम टैक्स रिजीम का मतलब क्या है। अब देखें, ये मिनिमम टैक्स रिजीम है। हम क्या करेंगे कि हम अपने पास कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर एनटीआर और एमटीआर की इनकम को हम 5 में से किसी गाइड में क्लासीफाई करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमारे पास सेल्स आएगी 1 मिलियन, सेल से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। केस 1 में एक्सपेंसेस हमारे पास 6 लाख, और केस 2 में एक्सपेंसेस हमारे पास 8.5 लाख। सर एक्सपेंसेस को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। केस 1 में हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी 4 लाख, केस 2 में हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी 1.5 लाख। अब जो भी आपके पास नेट इनकम कैलकुलेट हुई, आप नेट इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। चूंकि हमारा टैक्स पेयर कंपनी है, तो मैंने इस पे 29% से टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर मैं 4 लाख रुपए का 29% लूं, तो ये बनता है 1,16,000। और सेकंड सिनेरियो में अगर मैं 1.5 लाख रुपए का 29% लूं, तो ये बनता है 43,500।
अब आपने मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम के केस में नेट इनकम कैलकुलेट की, और जो भी आपका एप्लीकेबल रेट था, हमारे केस में कंपनी थी तो कॉर्पोरेट रेट के हिसाब से हमने टैक्स कैलकुलेट किया। इस टैक्स को आपने कंपेयर करना है अपने विदहोल्डिंग टैक्स से। इस टैक्स को आपने कंपेयर करना है अपने विदहोल्डिंग टैक्स से। सर हमारी विदहोल्डिंग कितनी हुई है दोनों केसेस में? 50,000। तो मैं 1,16,000 को भी 50,000 से कंपेयर करता हूँ और 43,000 को भी 50,000 से कंपेयर करता हूँ। अब मिनिमम टैक्स रिजीम के केस में ये होगा कि एप्लीकेबल रेट पे अगर एप्लीकेबल रेट पे आपकी टैक्स लायबिलिटी विदहोल्डिंग टैक्स से ज्यादा बनती है ना, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपने डिस्चार्ज करनी है। यानी केस वन में हमारी 29% के हिसाब से टैक्स बन रहा था 1,16,000, विदहोल्डिंग टैक्स था 50,000, इन दोनों का हायर 1,16,000। लेकिन अगर एप्लीकेबल रेट के हिसाब से हमारा टैक्स हमारे विदहोल्डिंग टैक्स से कम बन रहा है, यानी कि केस बी में हमारा 1.5 लाख की इनकम पे टैक्स बन रहा था 43,500, लेकिन विदहोल्डिंग कितनी है? 50,000। अब हमारा विदहोल्डिंग टैक्स ही हमारी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। यानी मिनिमम टैक्स रिजीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझें। फाइनल टैक्स रिजीम में तो क्या है कि जो टैक्स लग रहा है वही लग रहा है, जो टैक्स विदहोल्ड हो रहा है वही फाइनल टैक्स है। मिनिमम टैक्स रिजीम में जो टैक्स विदहोल्ड हो रहा है ना, वो मिनिमम टैक्स है कि कम से कम इतना तो पे करना है। अगर एप्लीकेबल रेट के हिसाब से टैक्स ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा पे करना है, अगर एप्लीकेबल रेट के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है तो विदहोल्डिंग टैक्स तो कम से कम पे करना ही करना है। तो पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में अगर मैं सिंपली रूल बनाऊं, तो रूल क्या है सर हमारे पास? हायर ऑफ टैक्स एट एप्लीकेबल रेट और विदहोल्डिंग टैक्स, टैक्स एट एप्लीकेबल रेट और विदहोल्डिंग टैक्स, विच एवर इज सारी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अब ये टैक्स लायबिलिटी आ गई हमारे पास 1,16,000 और 50,000 दोनों अलग अलग केसेस में। इससे हम माइनस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्सेस को, क्योंकि दोनों ही एग्जांपल्स में या दोनों ही केसेस में हमारी 50,000 की विदहोल्डिंग तो हुई है ना। तो 50,000 की विदहोल्डिंग माइनस ये हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को हमारे नाम से जमा हो गया है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल है ये हमारा टैक्स पेबल बन जाएगा। सेकंड केस में तो जीरो, क्योंकि 50,000 की लायबिलिटी है, 50,000 विदहोल्ड हुआ है तो टैक्स पेबल जीरो। पहले वाले केस में 116 माइनस 50, तो फर्स्ट केस में हमारे पास 66,000 की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स में फर्क क्या है कि फाइनल टैक्स में जो टैक्स विदहोल्ड हो रहा है वही फुल एंड फाइनल टैक्स है। मिनिमम टैक्स के केस में जो टैक्स विदहोल्ड हो रहा है वो मिनिमम टैक्स है कि कम से कम इतना तो पे करना है। अगर एप्लीकेबल रेट के हिसाब से ज्यादा टैक्स बन रहा है तो ज्यादा पे करना है, अगर एप्लीकेबल रेट के हिसाब से कम टैक्स बन रहा है तो फिर विदहोल्डिंग टैक्स ही आपका एक तरह से फाइनल टैक्स डिस्चार्ज हो जाएगा। और एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक टैक्स पेयर है, एबीसी प्राइवेट कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी है। अब की बार इसने गुड सेल किए एक ऐसे बंदे को जो कि विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है। अब की बार इसने गुड सेल किए एक ऐसे बंदे को जो कि विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, 1 मिलियन। क्योंकि हमने गुड सेल की एक ऐसे बंदे को जो कि विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है, तो इसने विदहोल्डिंग भी नहीं करनी। और हमारे पास दो केसेस में एक्सपेंसेस हैं 6 लाख और 8.5 लाख के। इस बार चूंकि हमने गुड सेल की नॉन विदहोल्डिंग एजेंट को, और नॉन विदहोल्डिंग एजेंट को टैक्स विदहोल्ड या कलेक्ट या डिडक्ट करना ही नहीं था, तो सर अब जो इनकम है ये हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगी। अब जो हमारी इनकम है वो हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। दोनों ही केसेस में नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्योंकि दोनों ही केसेस में विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट नहीं होना चाहिए था। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में तो आप सिंपली क्या करते हो कि आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करनी है, सेल्स 1 मिलियन, 1 मिलियन लेस एक्सपेंसेस, पहले वाले केस में 6 लाख, दूसरे वाले केस में 8.5 लाख। तो हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, पहले केस में 4 लाख, दूसरे केस में 1.5 लाख। और नॉर्मल टैक्स रिजीम के केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी सिंपली कैसे वर्कआउट होगी? सर हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी एट एप्लीकेबल रेट, दैट इज 29%। तो 4 लाख का 29% आ जाएगा हमारे पास 1,16,000, और 1.5 लाख का 29% आ जाएगा हमारे पास 43,500। ये हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन है। ये सिर्फ मैंने आपको एक सिंपल सी कंप्यूटेशन करवाई है ताकि थोड़ा बहुत हमारी जहन में क्लैरिटी आए कि नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। ऑब्वियसली ये एक डिटेल मैकेनिज्म या डिटेल प्रोविजन है जिनको हम वक्त के साथ साथ कवर करेंगे। आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो ओवरऑल आपको टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट बताया जाए जो कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट से या इस लेक्चर से आपको ये समझ आता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओवरऑल काम किस तरह से करता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम क्या है, इसको हमने एक ओवरव्यू देखा।
अब हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इन एक-एक रिजीम्स को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे होंगे। आई होप कि टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।